आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चौथे वीडियो में काम कर रहे हैं, जिसमें कि एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले बायोट-सेबार्ट के नियम और उसके एप्लीकेशन से सीधे चालक तार के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या एक वृत्ताकार चालक चाप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसके दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से अलग अलग डायग्राम के तो दिए गए डायग्राम की वजह से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते थे, वो बता दिया गया। आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल्स लॉ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लॉ है। जिस तरीके से गॉसेज थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, गॉस कपर में, उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ है यहाँ। एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये परिपथीय नियम क्या है? जैसे गॉसेज थ्योरम सिर्फ और सिर्फ बंद लूप के लिए लागू होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये बंद लूप तो नहीं, लेकिन एक बंद घेरा ज़रूर लगाता है। जैसे मान लीजिए एक सीधे चालक तार है, इस सीधे चालक तार में ये करंट आई जा रहा है, तो इसके सराउंडिंग्स अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट निकालना है तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। इससे पहले जो हम तरीका पढ़े थे वो पढ़े थे बायोट-सेबार्ट्स लॉ। बायोट-सेबार्ट्स लॉ से निकालना थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में जाता था। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है, जैसे मान लीजिए ये चालक तार है, इसके बाहर किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इसके डिस्टेंस को कुछ मान लें r, और इसको चारों तरफ गोल घेरा लगा देते हैं। इसके चारों तरफ घेरा लगा देते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो इक्वल डिस्टेंस पे सेम घेरा लगा देते हैं। ये डिस्टेंस r है, ये लेंथ जो है ये dl है। लेंथ क्या है? dl। तो देखेंगे क्या कहता है, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द क्लोज लूप। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल क्या है? ये छोटा सा लेंथ हमने dl लिया है, ऐसा dl लेंथ ढेर सारा होगा इस पूरे क्लोज पाथ पे। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखें इसको लाइन बाय लाइन अगर हम डिफाइन करें तो लाइन इंटीग्रल, ये लाइन है, dl क्या है? स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल लेंथ है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। लूप के अंदर इस चारों तरफ जो गोल घेरा लगाया है, उस लूप के इनसाइड कितना करंट जा रहा है? आई करंट। तो यही है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, क्लोज लूप के लिए यहाँ एक सर्किल जैसा सिंबल दे देते हैं, ये बताता कि इंटीग्रेशन सिर्फ क्लोज लूप के लिए हुआ। तो इसी को अच्छे से लिखते हैं, तो बी dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो यही है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। कोई कहेगा सर शुद्ध हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समाकलन में तो इंटीग्रेशन, रेखा मतलब ये dl लेंथ है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का कितना गुना होता? म्यू नॉट गुना होता। तो इसी को ये बी dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई लिखेंगे। इसी को इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो देखो क्या लिखेंगे, ये बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन है, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो a डॉट बी, जैसे b cos थीटा आता, तो यहाँ b डॉट dl, तो b dl cos थीटा लिख सकते हैं।
ये क्या एम्पियर का परिपथीय नियम है, जिसको लिखना हो तो वीडियो पॉज करके अपना लिख लेंगे। हम फिर से एक बार बोल देते हैं हिंदी में। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो इसके अनुसार किसी बंद क्षेत्र मतलब किसी बंद क्षेत्र में, बंद क्षेत्र मतलब इसका क्षेत्रफल घिरा हुआ, तो किसी बंद क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता। विद्युत धारा का कितना गुना होता? म्यू नॉट गुना होता। इसका और भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल हम बगल में लिखते हैं। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एक बंद क्षेत्र है, इसमें ढेर सारा करंट जा रहा है, 3-4 तार गया है, 2 करंट मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में, I1 I2, और तीसरे में जो करंट जा रहा है ये I3। तो ये अगर हम देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये कितना होता? तो म्यू नॉट गुना इस बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा था? I1 प्लस I2, तो 2 जो है सेम डायरेक्शन में गया और एक अपोजिट डायरेक्शन, तो I1 प्लस I2 और माइनस I3। तो बंद क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इस बंद क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस बंद क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो नेट विद्युत धारा कितना? तो ये 2 को हमने प्लस किया, 1 को हमने माइनस किया, तो I1 प्लस I2 और माइनस I3। तो I1 प्लस I2 इन दोनों को प्लस क्यों किया? चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा था। ये I3 अपोजिट डायरेक्शन में गया था इसलिए माइनस। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इस तरीके से हमने इक्वेशन लिख दिया। और भी अगर मान लें कि 3 एक डायरेक्शन जाता हो, चौथा अलग डायरेक्शन जाता हो, तो 3 करंट का सम कर देंगे और चौथा करंट को माइनस कर देंगे, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से होगा। अब है कि इस एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन से, मतलब एम्पियर के परिपथीय नियम के एप्लीकेशन से बहुत सारे पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जा सकता है। तो किन किन पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला जा सकता है? तो हम सबसे पहले जो एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यानी विद एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर परिपथीय नियम का उपयोग, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग, एम्पियर के परिपथीय नियम का ये उपयोग क्या होगा? तो देखेंगे कोई एक चालक तार है, पहला एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी सीधे चालक तार के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, किसी सीधी चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। अंग्रेजी में लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। जैसे मान लें ये एक सीधा चालक तार है, इस सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित आई हो रहा, इसके सराउंडिंग्स कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो कुछ नहीं, किसके उपयोग से निकालना? तो एम्पियर के परिपथीय नियम के उपयोग से निकालना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम बंद क्षेत्र के लिए लागू होता था। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं और इतने ही डिस्टेंस पे चारों तरफ घेरा लगा लेते हैं। तो ये एक बंद क्षेत्र हो गया। अब इस बंद क्षेत्र में एक डीएल लेंथ लिए। अब देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से डायरेक्ट हम लगाते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से अगर लिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो इस लूप से कितना करंट पास करेगा? तो लूप से प्रवाहित होने वाली धारा आई है
तो बी डी एल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये बंद लूप के लिए इंटीग्रेशन होता है, इसलिए हमने क्लोज लूप लगाया। तो बी और ये डी एल का इंटीग्रेशन ये म्यू नॉट इंटू आई। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो डी एल लेंथ, तो ये 0 से लेकर के टोटल कितना, तो 2 पाई आर, 0 से लेकर कितना, तो 2 पाई आर। ये जो लेंथ है ये डी एल लेंथ है, स्मॉल लेंथ था, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और टोटल लेंथ कितना, तो 2 पाई आर। तो बी का भी बाहर, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल, और ये 0 से 2 पाई आर और ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो एल इंटीग्रेट हो गया है, तो इसके जगह अपर लिमिट माइनस उसी की जगह लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। उसको सही से लिखेंगे तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई और ये आई बटे आर, ये हो गया। इसी को अगर 2 से और ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई ये 2 अपॉन आर। ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, इसका वैल्यू फिक्स हो गया, इसका वैल्यू रखना आसान हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आसानी से, मतलब बायोट सेवार्ट के नियम में जितना मेहनत करना पड़ता था उससे कम मेहनत में एम्पियर परिपथीय नियम से ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो किसी चालक तार की वजह से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I अपॉन आर। आर क्या था, तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से कंडक्टर के बीच का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसी, ये था तार के वजह से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड था। अब है कोई सिलिंड्रिकल वायर है और सिलिंड्रिकल वायर के इनसाइड किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालने दे दे, जैसे मान लें बेलनाकार तार के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, परिमाण भी लिख सकते हैं, का मान ज्ञात करें। तो बेलनाकार तार 2 तरीके का हो सकता है। एक बेलनाकार तार जो है खोखला भी हो सकता है, एक सॉलिड भी हो सकता है। तो अभी खोखला की हम बात नहीं कर रहे हैं, खोखले बेलनाकार तार के अंदर भी हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं ये एक मोटा बेलनाकार तार है और इसका जो है रेडियस जो है ये मान लेते हैं r, और इसका एक एक्सिस है। इसके अंदर किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसके लिए हमने ये क्लोज लूप बनाया। अच्छा, ये जो अंदर एक लूप है इसका जो रेडियस है मान लेते हैं स्मॉल ए, इसका रेडियस कितना मान लेते हैं स्मॉल ए। तो अब देखेंगे जिस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहाँ एक DL लेंथ लेंगे। अब ये रेडियस कितना हमने माना है इनसाइड वाला ये। अच्छा, पूरे तार में जो करंट जा रहा है वो कितना करंट जा रहा है I। तो देखेंगे यहाँ भी एम्पियर का परिपथीय नियम हम लगाएंगे, मतलब इस बेलनाकार तार के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो ये तार तो पूरे सॉलिड तार है, अगर इस सॉलिड तार है तो करंट तो पूरे एरिया से होकर प्रवाहित करेगा, लेकिन इसके अंदर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट P पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो वहाँ एक छोटा सा लेंथ हमने DL लिया। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का हम उपयोग करेंगे, परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से ये BDL का म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। अच्छा, इस लूप से कितना करंट पास करेगा, तो इस लूप से कितना करंट पास करेगा ये तो निकालना पड़ेगा। I इनसाइड द क्लोज लूप, इस बंद क्षेत्र के अंदर से कितना करंट पास करेगा ये निकालना पड़ेगा। तो इस बंद क्षेत्र से कितना करंट पास करेगा, तो हम लिख देते हैं I इफेक्टिव या I इनसाइड द क्लोज लूप, I इनसाइड द क्लोज लूप। देखेंगे टोटल एरिया है पाई r स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट जाएगा आई, तो यूनिट एरिया में कितना करंट जाएगा तो आई बटे पाई आर स्क्वायर, और ये पाई ए स्क्वायर में कितना करंट जाएगा तो आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल तो आई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इंटीग्रेशन होगा तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये 0 से लेके के 2 पाई ए, चूँकि ये जो बाउंड्री लिमिट है इसका 2 पाई ए का ही है, और म्यू नॉट आई इफेक्टिव कितना तो आई ए स्क्वायर, मतलब इस लूप के इनसाइड कितना करंट पास करेगा तो आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो बी बाहर डीएल का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए, और ये म्यू नॉट इंटू आई ए स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल, ये 0 से 2 पाई ए, तो ये म्यू नॉट इंटू आई ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई ए माइनस 0, तो म्यू नॉट इंटू आई ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बटे 2 पाई, ये आई ए बटे आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये इतना ही हुआ। अब हम बात करते हैं कि खोखले बेलनाकार तार के अंदर किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहें, खोखले तार के अंदर किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, तो खोखले तार के अंदर इसमें थोड़ा सा मामला कुछ अलग हो जाएगा, तो खोखले यानी से होलो सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड, तो होलो सिलेंड्रिकल वायर में क्या होता है कि हम जैसे ही करंट को फ्लो करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो हो रहा, तो इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक मतलब अंदर जो है वो करंट फ्लो नहीं करता, क्यों, चूँकि हवा में तो करंट फ्लो करेगा नहीं, जब भी करंट फ्लो करेगा तो उसके लिए कंडक्टर चाहिए, और इसके इनसाइड कंडक्टर होता नहीं, मटेरियल पूरा खाली होता है, तो इसके सरफेस से होकर के करंट फ्लो होता है, तो करंट जो फ्लो होता है इसके सरफेस से होकर के फ्लो होता है। जैसे इसके इनसाइड किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके चारों तरफ गोल घेरा लगा देंगे, तो इसके इनसाइड आपको करंट नहीं मिलने वाला है, इसके इनसाइड आपको करंट नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि ये खोखला बेलनाकार है, शेप है, तो खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन में ये अंदर का मटेरियल तो खाली होता है, सिर्फ सरफेस होता है। जैसे हम किसी कागज़ को मोड़ करके बेलन का रूप दे देते हैं, तो अंदर तो खाली होता है, सरफेस केवल सरफेस एरिया जहाँ आप छू सकते हैं केवल वही एरिया होता है, तो करंट पूरा का पूरा सरफेस एरिया से होकर के पास करेगा। तो यहाँ एम्पियर का परिपथीय नियम अगर लगाएंगे, तो एम्पियर का परिपथीय नियम, जैसे यहाँ एम्पियर का परिपथीय नियम आप लगाओगे, तो ये बी डी एल, ये मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये कितना होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। देखो आई करंट पास कर रहा है, लेकिन सिलेंड्रिकल सरफेस के आउटर सरफेस से पास हो रहा, अंदर तो हवा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर निकालना है, तो इस क्लोज लूप के इनसाइड ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाने के लिए जो आपने क्लोज एरिया लिया है, जिस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 0, तो बी डी एल का इंटीग्रेशन कुछ भी हो जाए, म्यू नॉट इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो लाइन ये डी एल का इंटीग्रेशन अगर एल हो भी जाए, तो ये जो कुछ भी हो तो 0/L क्या हो जाएगा 0, मतलब इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता था
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है इस बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो इस बंद क्षेत्र में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो प्रवाहित कितना है, बंद क्षेत्र से जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो तो शून्य है, चूँकि हवा में तो करंट फ्लो करेगा नहीं, ये तो जीरो हो गया, जिसकी वजह से इस खोखले बेलनाकार तार के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर देखोगे तो वो शून्य हो जाएगा। अब हम बात करें सोलेनॉइड की, टोरॉइड की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड क्या होता है, ये एक, जैसे हम लोग वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाले थे, तो वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बटे आर आया था। इसी में अगर वृत्ताकार कुंडली के n फेरा था तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइडेड बाय आर आया था। तो ये तो था वृत्ताकार कुंडली। तो लंबा बेलनाकार कुंडली जो होता है उसी को सोलेनॉइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल वायर है या रॉड है, इसके ऊपर तार लपेट दें हम, इसके ऊपर तार लपेट करके ढेर सारा नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दें, तो इसके ऊपर जो तार लपेट देंगे तो वो एक सिलेंड्रिकल कॉइल हो जाएगा। तो एक सिलेंड्रिकल कॉइल हो जाएगा तो उसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड, इसको हिंदी में परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका। तो परिनालिका क्या होता है? इट इज़ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मान लीजिए ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। हिंदी में बोलें तो लंबे बेलनाकार धारावाही कुंडली को परिनालिका कहते हैं। कुंडली मतलब कॉइल। लंबे बेलनाकार धारावाही कुंडली को क्या कहते हैं? कॉइल कहते हैं। जिसको लिखना और डेफिनेशन अपना लिख देंगे। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अब है कि इस सोलेनॉइड के इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने दे दिया जाए एम्पियर के परिपथीय नियम से तो कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए फिर से हमको क्लोज लूप लगाना पड़ेगा। तो क्लोज लूप बनाने के लिए यहाँ चूँकि एक बार में क्लोज लूप बनेगा नहीं, तो हम एक स्क्वायर के शेप का क्लोज लूप लेते हैं जो कि इसके इनसाइड और आउटसाइड आ जाए। तो इस एंड का नाम ABCD कर देते हैं, ABCD। तो देखो यहाँ 4 अलग अलग लूप आर्म मिल करके एक क्लोज लूप बनाए। अच्छा, क्लोज लूप क्यों बनाए? क्योंकि एम्पियर के परिपथीय नियम से हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो हम 2-3 बात लिख देंगे। माना कि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या n है। परिनालिका में कुल फेरों की संख्या ये कितना है? n। प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या ये भी हम मान लेते हैं स्मॉल n। प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगा? I। और इसमें जो क्लोज लूप लिए हैं इसकी भुजा जो है AB है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B हो जाएगा कैपिटल। तो डायरेक्ट अब हम एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम से तो देखो यहाँ क्या होता था? BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के जो रॉड की लंबाई लिए हैं ये L है, ये L है, तो ये भी हम मान लेते हैं कि L ही रहा होगा क्योंकि ये स्क्वायर के शेप का लिए। तो BDL इज क्लोज लूप होता था। तो क्लोज लूप एक आर्म से लेकर के है नहीं, तो हम करते क्या है? BDL cos थीटा प्लस 4 बार लगाते हैं। BDL cos थीटा
पुनः बी डी एल कॉस थीटा। हालांकि ये एक ही बार में हम लिखते थे तो क्लोज लूप के लिए दिखा देते थे, लेकिन क्लोज लूप वहाँ सर्कुलर होता था तो एक ही बार में इंटीग्रेशन होता था। यहाँ चार अलग अलग आर्म मिल करके ये क्लोज लूप बना रहा है। तो बी डी एल कॉस थीटा, पुनः यहाँ बी डी एल कॉस थीटा और प्लस बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो मान लेते हैं कि एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी l। तो l लंबाई में कुल फेरों की संख्या क्या माने हैं n, तो कुल फेरों माना कि परिनालिका के कुल फेरों की संख्या नहीं होगा तो इसको मिटा ही देते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं माना प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, डायरेक्ट यहीं से लिखेंगे। तो इस प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो l लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा कैपिटल N, तो n इंटू आई। जैसे मान लो इसमें से 4 फेरा निकलेगा तो 4i, इसमें से 10 फेरा निकलेगा तो 10i। इस क्लोज लूप के इनसाइड कितना करंट जाएगा 10i। अगर इसमें से 20 फेरा अगर तार का निकला हो तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 20i। तो ये म्यू नॉट इंटू आई बंद क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। लेकिन ये थीटा कितना होगा, तो थीटा सबके लिए अलग अलग होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर और लेंथ का भी डायरेक्शन अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल 0, और 0 किस भुजा के लिए हुआ, तो भुजा ए बी के लिए। और यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, ये कॉस 90 किसके लिए, तो BC भुजा के लिए। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो है इनसाइड और लेंथ का डायरेक्शन उससे परपेंडिकुलर। और पुनः DC के लिए जो होगा ये थीटा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये बी डी एल कॉस थीटा, तो बी डी एल थीटा है किसके बीच, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और लेंथ उसके अपोजिट, तो दोनों के बीच का 180 डिग्री। और पुनः DA के लिए अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री एंगल आएगा और ये भुजा क्या हो जाएगा DA। अब देखो जो कॉस 90 हो गया वो सब तो 0 हो जाएगा, तो B बाहर DL और प्लस ये 0 और ये भी 0। ये क्यों 0 हो गया हम बताते हैं, क्योंकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं आउटसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाहर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये DC, हालांकि cos 180 का वैल्यू -1 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही क्या हो गया 0 हो गया, तो B इक्वल टू 0। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, जिसकी वजह से ये तीसरा टर्म 0 हो गया। और चौथे टर्म में पुनः cos 90, तो 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ NI। तो बी डी एल, तो ये DL का इंटीग्रेशन पुनः हो जाएगा L, तो ये म्यू नॉट इंटू NI। तो L को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो म्यू नॉट N/L इंटू आई। और स्मॉल n जो है ये कुल प्रति इकाई लंबाई में कुल फेरों की संख्या, तो N/L, तो प्रति इकाई लंबाई में कुल फेरों की संख्या n। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट NI। यह है प्रति इकाई लंबाई में कुल फेरों की संख्या। अब है कि म्यू नॉट NI, म्यू नॉट एयर के लिए आता है। अगर मान लीजिए इसके इनसाइड कोई दूसरा मटेरियल डाल दें, जैसे सॉफ्ट आयरन डाल दें, तो म्यू नॉट के बदले म्यू आ जाएगा। म्यू नॉट के बदले क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, जबकि इसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल डाल दिया जाए तब। तो इसी म्यू को हम लोग म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं NI, जब इसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल डाला जाए तब। तो ये था आउटसाइड द इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ड्यू टू सोलेनॉइड, या सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI। हम हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो ये 0 होगा, और सोलेनॉइड के लास्ट एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया, जैसे इस एंड पे या इस एंड पे, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट NI/2, सीधे आधा हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है तो बीच में, लास्ट एंड पे, इस एंड पे या इस एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया तो उसका आधा हो जाता। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर सोलेनॉइड की वजह से पूछा तो 0 हो जाता है, और इनसाइड तो म्यू नॉट NI होता ही है। लेकिन अगर मटेरियल बदल दे तो म्यू नॉट के बदले म्यू आ जाता, तो म्यू NI, जिसका मान म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखा जा सकता है, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट NI हो जाएगा।
ये था सोलेनॉइड। एक टर्म आता है टोरॉइड। ये टोरॉइड क्या होता है, जब इसी लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कॉइल को हम सर्कुलर लूप दे देते हैं। क्या लूप देते हैं? सर्कुलर लूप दे देते हैं। तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कॉइल है, इसको हम मोर करके वृत्ताकार लूप दे दिए। मोर करके जैसे ही वृत्ताकार लूप दे दोगे तो हम इसको मोर करके जब बनाएंगे तो थोड़ा सा हम सर्किल ही पहले बना लेते हैं और इसके ऊपर तार लपेटने का काम करेंगे। देखो ये इसमें ये करंट जा रहा, ये करंट जा रहा, इसका जो सेंटर है ये ओ है और इसका जो इंटरनल रेडियस है ये आर आई है और इसका जो आउटर रेडियस है ये आर ओ है और इसका जो मीन रेडियस है ये आर एम। मीन रेडियस क्या? ये आर एम। इस तरीके से तो मीन रेडियस ये आर एम है। तो देखो ये मीन रेडियस कितना होगा, तो मीन रेडियस जो होगा इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस का आधा, तो मीन ले लेंगे। अब ये क्या है कि टोरॉइड है। कोई पूछेगा टोरॉइड क्या, तो टोरॉइड जब किसी भी बेलनाकार कुंडली को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है तो उसी को हम लोग टोरॉइड कहते हैं। अब है कि एम्पियर के परिपथीय नियम से अगर हम आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टोरॉइड निकालना हो, यानी टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो एम्पियर के परिपथीय नियम से, तब हम डायरेक्ट लगाते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। इसको लूप के इनसाइड लेंगे तो हम मान लेते हैं कि पूरा क्लोज लूप बना दिए, तो इसके इनसाइड कितना, तो टोटल जो टोरॉइड है, टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या अगर n मानते हैं तो टोटल करंट कितना पास करेगा, तो एन आई। अगर एक फेरा होता तो आई करंट पास करता, लेकिन ऐसा n फेरा है। मीन रेडियस जहां हम लिए हैं इसके इनसाइड, इस मीन पेरीमीटर के इनसाइड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना जाएगा, एन आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स n, टोटल करंट कितना, तो एन आई। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो, तो 2 पाई आर। अब आर कौन सा लेंगे, तो मीन वाला रेडियस लेंगे, तो बी बाहर, डी एल का ये इंटीग्रेशन ये 0 से 2 पाई आर एम, ये कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एन आई। तो बी डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल, ये 0 से 2 पाई आर एम, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो ये डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल, एल के जगह अपर लिमिट, तो 2 पाई आर एम माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये म्यू नॉट एन आई। तो ये बी और ये म्यू नॉट एन आई जैसे लिखेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 पाई आर एम। तो बी इक्वल टू कितना, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई ये एन आई बटे आर एम। तो इसी को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 म्यू नॉट बटे 4 पाई, तो 2 एन आई बटे आर एम। ये है टोरॉइड के इनसाइड, मतलब टोरॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एन आई बटे आर एम। तो ये टोरॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम इससे आगे क्या, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था वो हमने बता दिया। अब हम अगले क्लास में मैग्नेटिक फोर्स का चर्चा करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का यही 2 रूल है, एक बायोट-सेबार्ट के नियम से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का प्रयास करते हैं और दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ के उपयोग से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जहाँ निकालना था उन सब बातों पे चर्चा हो चुका है। अगले क्लास में हम जब कभी भी आएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।